नमस्कार। मैं डॉक्टर नवनीत प्रिया शर्मा आप सभी का इस कक्षा में आत्मिक स्वागत करती हूँ। प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में हम रीतिकाल का परिचय, तत्कालीन परिस्थितियाँ एवं उस समय के कवि कर्म के मूल्यों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आज हम रीतिकाल के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। प्रिय बच्चों, कविता की साज सज्जा का यह युग रीतिकाल आदिकाल के समान ही नामकरण की दृष्टि से विवादास्पद रहा है। वैसे निर्विवाद रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त नाम रीतिकाल सर्वमान्य रहा है। फिर भी अन्य विद्वानों द्वारा विषय वस्तु, वर्णन, पद्धति एवं काव्यांग विवेचन के आधार पर रखे गए अन्य सभी नामकरणों की भी हम आज मीमांसा करेंगे। रीतिकाल का नामकरण करने वाले विद्वानों में सर्वप्रथम नाम मिश्र बंधु का आता है, जिन्होंने अपनी किताब मिश्र बंधु विनोद में काव्यांग के आधार पर रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। रीतिकाल का नामकरण करने वाले अन्य विद्वानों में जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल एवं त्रिलोचन ने अंधकार काल आदि नामकरण किए हैं। रीतिकाल के इन सभी नामकरणों की अब हम तर्क संगत मीमांसा करेंगे। बच्चों, इस युग में अलंकारों को बहुत महत्ता दी गई थी। यह महत्ता अलंकार के काव्यांग रूप की भी थी और कविता को अलंकृत करने की परिपाटी के रूप में भी प्रचलित थी। इसी प्रवृत्ति को आधार बनाकर मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में इस काल का नामकरण अलंकृत काल या अलंकार काल किया है। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि रीतिकाल को अलंकृत काल कहना कहाँ तक उपयुक्त है। इस युग में केशवदास, जसवंत सिंह, दुर्लभ भूषण जैसे अलंकारवादी कवियों ने अलंकारों का सोदाहरण विवेचन प्रस्तुत किया है। केशवदास की कवि प्रिया, मतीराम का ललित ललाम, जसवंत सिंह का भाषाभूषण, भूषण का शिवराज भूषण, दुर्लभ का कविकुल कंठाभरण एवं पद्माकर का पद्माभरण आदि ग्रंथों में अलंकारों का लक्षणों एवं उदाहरणों सहित विस्तृत विवेचन किया गया है। अधिकाधिक अलंकार निरूपण होने पर भी हम इस नामकरण से पूर्णतः सहमत नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि रीतिकाल में अलंकारों के साथ साथ काव्य के अन्य अंगों का भी अधिकाधिक निरूपण हुआ और फिर यह भी सत्य है कि उस समय के सभी कवि कविता कामिनी के बाह्य अलंकरण में ही उलझे रहे हों, ऐसा कदापि नहीं है, बल्कि उस समय बहुत से ऐसे भावुक कवि भी
भावप्रवण हृदय से सरस और मनोरम कविता का सृजन कर रहे थे। इसी कारण से मिश्र बंधुओं द्वारा दिया गया अलंकृत काल नाम सर्व स्वीकृत नहीं हो पाया। बच्चों, रीतिकाल विलासिता, घोर श्रृंगारिकता, कामुकता एवं ऐहिकता में आकंठ निमग्न युग रहा है। इस युग में भक्ति काल के उपास्य राधा कृष्ण को भी घोर श्रृंगारिकता के चश्मे से देखा जाने लगा। राधिका कन्हई सुमिरन को बहानों है। पंक्ति इस युग की घोर श्रृंगारिकता और विलासिता के कपाट खोलकर रख देती है। ऐसे श्रृंगारिक दृश्यों की प्रधानता देखकर ही विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। श्रृंगार काल के नामकरण के पक्ष में अनेकानेक ग्रंथों का विवरण दिया जा सकता है, जैसे केशव की रसिक प्रिया, मतीराम का रसराज, तोष का नक्षिक, कुलपति मिश्र का रस रहस्य, देव का भाव विलास एवं जाति विलास, सूरती मिश्र का रस सरस आदि रचनाएं। अन्य और भी कई कवि थे जिन्होंने श्रृंगार रस के सरोवर में जमकर डुबकियां लगाई। इसी कारण कई विद्वान रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी, जिन्होंने इस युग का रीतिकाल नामकरण किया है, इसका दबे शब्दों में समर्थन करते दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि वास्तव में श्रृंगार और वीर, इन दो रसों की ही कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार रस की ही रही। इससे इस काल को रस विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, किंतु आचार्य शुक्ल के प्रस्तुत कथन में आया कोई शब्द उनकी अर्ध स्वीकृति को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देता है। और इस अर्ध स्वीकृति पर हम भी गहरे से विचार करें तो पाएंगे कि रीतिकाल की अधिसंख्य रचनाओं में शुद्ध श्रृंगार रस न होकर कहीं कहीं केवल श्रृंगाराभास है। कई कवियों की रचनाओं में पूर्ण रस परिपाक की स्थिति तक नहीं पहुंच पाया है। इस नामकरण के विपक्ष में एक तर्क यह भी है कि यदि रीतिकाल को केवल श्रृंगार काल मान लिया जाए तो रीतिकाल में रचे गए अन्य भावों के स्वतंत्र ग्रंथ, जिनमें वीरता, भक्ति, नीति की सरस रचनाएं मिलती है, तो तिरस्कृत ही हो जाएंगी। इन सभी आधारों के कारण हम रीतिकाल को श्रृंगार काल मानने का पूर्णतः समर्थन नहीं कर सकते हैं। बच्चों, रीतिकालीन काव्य में संगीत का नाद सौंदर्य, लय ताल, यति गति आदि की प्रधानता को देखकर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल की संज्ञा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इस प्रवृत्ति के मूल में कवियों की चमत्कार
प्रदर्शन की शक्ति को मानते हैं। वैसे काव्य रचना करना अपने आप में एक कला ही है, जिसका महत्व डॉक्टर नगेंद्र ने भी स्वीकार किया है। फिर भी रमाशंकर शुक्ल द्वारा दिया गया कलाकाल नाम अनुचित एवं असंगत ही प्रतीत होता है, क्योंकि इस काल में कई भावप्रवण कवि हुए हैं, जिनकी कविता भाव स्पंदन का अनुपम उदाहरण बन गई है। जैसे घनानंद कहते हैं कि लोग तो लागी कवित्त बनावत, लोग तो लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत। घनानंद के प्रस्तुत उदाहरण से कलाकाल नाम की असंगतता स्वतः सिद्ध हो जाती है। रीतिकाल का नामकरण करने वाले विद्वानों के क्रम में हम अगला नाम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का भी ले सकते हैं, जिन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के सिद्धांतों और काव्यांगों के आधार पर लक्षण ग्रंथ लिखने एवं काव्य कर्म करने तथा मुक्तक काव्य रचना करने के कारण इस काल को शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा कहा है। प्रवृत्ति की अधिकता के कारण यह नाम सार्थक व सटीक हो सकता है, परंतु सर्वग्राह्य न होने के कारण स्वीकृत नहीं किया गया। दरअसल रीतिकाल में रीति ग्रंथों की अधिकता होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का नामकरण रीतिकाल स्वीकारा है। शुक्ल जी ने रीति ग्रंथकार कवियों के अंतर्गत 57 कवियों का तर्क संगत उल्लेख किया है। बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया रीतिकाल नामकरण अपने आप में व्यापक एवं सर्वमान्य नामकरण है, क्योंकि इस नामकरण में सभी प्रचलित परंपराओं, श्रृंगार, प्रेम, वीरता, भक्ति, नीति और प्रकृति सभी का समावेश हो जाता है, और यह इस अर्थ में भी निर्विवाद है कि इस युग के सभी कवियों ने किसी न किसी रीति का निर्वाह अवश्य किया है। अतः बच्चों, हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त रीतिकाल नाम को निर्विवाद रूप से स्वीकार कर सकते हैं। धन्यवाद।